आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, कि किस तरह से एक वैज्ञानिक बनता है। उसने किस तरह से जो एब्राइट नाम के जो व्यक्ति हैं, जिनकी हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं, वो एक वैज्ञानिक बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cell works. तो ये जो एक कहानी है, इसमें सबसे पहली लाइन में हमें पता चलता है कि at the age of 22, यानी कि 22 साल की उम्र में, अ फॉर्मर स्काउट, फॉर्मर मतलब होता है पूर्व और स्काउट का मतलब होता है बालचर। स्काउट एंड गाइड आप लोगों के स्कूल में होता है, उसी की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बालचर हिंदी में। तो एक छोटा सा एक नया जो स्काउट था, स्काउट ऑफ द ईयर, उनको ये एक उपलब्धि भी मिली थी कि उनको पूरे साल का एक स्काउट ऑफ द ईयर भी कहा गया है उस बच्चे को। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ही उत्तेजित होना, अधीर होना। किस चीज़ के लिए? एक वैज्ञानिक दुनिया के लिए, एक साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए, विथ अ न्यू थियरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत का पता लगाया था कि किस तरह से, थियरी का मतलब होता है सिद्धांत, हाउ सेल्स वर्क, कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। इस थियरी के ऊपर एक ये छोटा सा जो साइंटिस्ट है, उसकी उम्र आप देखिए बहुत छोटी सी है, 22 साल की उम्र में ही उन्होंने ये पता लगा लिया था कि कोशिकाएं जो हैं वो कैसे काम करती हैं। इसका जो सिद्धांत है वो इन्होंने पता लगा लिया था। रिचर्ड एच एब्राइट, और इनका पूरा नाम है रिचर्ड एच एब्राइट, जो पूरी स्टोरी अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थियरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अंदर इनका एक आर्टिकल छपा, जिसके अंदर इनके साथ में इनके रूममेट हैं, जिन्होंने और दोनों ने मिलके उसमें पूरा समझाया है। रूममेट एक्सप्लेन द थियरी, और उन दोनों ने मिलके क्या समझाई है? एक सिद्धांत को समझाया है उस आर्टिकल के माध्यम से। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, और कहाँ पे छपा है इनका ये सिद्धांत? ये छपा है नेशनल एकेडमी साइंस के अंदर, जिसके अंदर बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई लेख छपा हो, उनका कोई सिद्धांत छपा हो। तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात थी इन दोनों नए वैज्ञानिकों के लिए, जो बच्चे हैं कॉलेज के, और इन्होंने ऐसी खोज कर डाली कि किस तरह से सेल काम करते हैं। और ये जो इनका आर्टिकल है वो इसमें छप भी गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के पत्र में। थियरी यानी सिद्धांत, सेल का मतलब होता है कोशिका, रूममेट यानी कमरे में उनका जो साथी था, जो रह रहा था वो, एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है व्याख्या करना, और आर्टिकल मतलब होता है पत्रिका में लेख। तो बच्चों, हमने देखा कि हमारे जो मेन इस कहानी को रिचर्ड एच एब्राइट के इर्द गिर्द ही आप घूमते हुए देखेंगे। जो इसके मेन मुख्य पात्र हैं, रिचर्ड एच एब्राइट और उनका एक रूममेट है। उन्होंने एक ऐसी खोज करी, जो उन्होंने खोज करी कि किस तरह से कोशिकाएं काम करती हैं। और सिर्फ 22 साल के हैं ये बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और उनका जो सिद्धांत है उसको मौका मिला, एक पत्रिका में छापा गया, और उसका नाम था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस पत्रिका में इनको छापा गया, इनके उस लेख को, जो कि पहली बार हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट का लेख इतने बड़े पत्रिका में छपा हो। आगे देखते हैं। It was the first time this important scientific journal, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जर्नल had ever published the work of college students, की किसी पत्रिका ने किसी भी स्टूडेंट का लेख इसमें छापा हो। ये पहली बार हुआ था, पब्लिश किया था, प्रसारित किया था, द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि ये बच्चे जो थे वो दोनों कॉलेज में पढ़ने वाले थे, और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनका कोई लेख इतने बड़े पत्रिका में छपा हो। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि ये उसी तरह से है, जैसे कि अगर मान लो, समझाने के लिए आपको, कि जैसे कि आप लोग खेलते हो, गेम्स खेलते हो, इन स्पोर्ट्स की खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द
बिग लीग एट द एज ऑफ 15, कि अगर मान लो आप एक खिलाड़ी हो और आप खेलते हो और सिर्फ 15 साल की उम्र में आप एक बहुत बड़ी पारी खेल जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप पहली बार क्रिकेट खेल रहे हो और 6 बॉलों में आपने 6 छक्के लगा दिए, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। उस तरह की उपलब्धि है इन दोनों बच्चों के लिए, इन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कि इनका लेख इस पत्रिका में छपा है। तो ये एक एग्जाम्पल है इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15, कि ये उसी तरह से है जिस तरह से खेलों में किसी बच्चे ने 15 साल की उम्र में ही पूरी पारी को जीता हो। एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, कि पहली बार ही आप खेल रहे हो, आपने बैट ही पहली बार उठाया है खेलने के लिए और आपने उसमें होम रन बना लिया है। ये होम रन जो वर्ड है, ये आप अगर बेसबॉल गेम के बारे में जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि बेसबॉल बॉल जो है वो एक ऐसा खेल होता है जिसमें 4 अलग अलग कोने होते हैं। बैट से आप बॉल को हिट करते हो और फिर भाग के आपको चारों तरफ रन लेना पड़ता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे डब्बे में आके अगर आप एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लेते हो और आपकी बॉल कोई दूसरा जो अपोनेंट टीम वाला है वो अगर उस बॉल को आपके पास नहीं पहुंचा पाता या आपको हिट नहीं करता, तो उस वो जो होता है उसको हम बोलते हैं होम रन। तो वही बात जो मैंने आपको क्रिकेट के एग्जांपल से समझाई कि मान लीजिए पहली बार आपने क्रिकेट का बैट हाथ में उठाया है और एक ओवर के अंदर 6 गेंद होती हैं और 6 में आपने 6 छक्के लगा दिए, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी पिच में उतरे और हीरो बन गए। उसी तरह से इन बच्चों के लिए भी ये उपलब्धि उसी के समान थी। फॉर रिचर्ड ई एब्राइट it was the first in a long string of achievements in science and other fields। और रिचर्ड एब्राइट के लिए ये जो अचीवमेंट था, यानी ये जो उपलब्धि थी, फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, यानी कि उनकी बहुत सारी उपलब्धियों की पूरी एक स्ट्रिंग आप मान सकते हैं कि उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको अगर आप क्रमबद्ध करेंगे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उस उपलब्धियों की चेन में सबसे पहली उपलब्धि उनकी यही थी, फर्स्ट इन द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, यानी कि उपलब्धियां इनको और भी बहुत सारी मिलेंगी आने वाले समय में, लेकिन यहाँ से इनकी उपलब्धियों की शुरुआत होती है इन साइंस, विज्ञान के अंदर, एंड अदर फील्ड्स, और बाकी के क्षेत्र में भी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सारी की सारी जो खोज है, ये वैज्ञानिक बनना और ये सब कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ तितलियों से। बटरफ्लाइज का मतलब होता है तितलियों से। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। साइंटिफिक जर्नल यानी विज्ञान से संबंधित जो पत्रिका होती है उसको हम साइंटिफिक जर्नल बोलते हैं। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित किया। स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियों का जो सिलसिला है वो, और बटरफ्लाइज का मतलब होता है तितलियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है फिर। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, यानी कि ये जो बच्चा है ये अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, यानी एक ही बच्चा था अपने पेरेंट्स का, ओनली चाइल्ड। एब्राइट ग्रू, और एब्राइट जो है वो बड़े होते हैं। अब एब्राइट जो हैं वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं और इनकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई करते करते ये पेंसिल्वेनिया में ही बड़े हुए हैं। There wasn't much I could do there, और अब ये कहते हैं कि जब मैं पेंसिल्वेनिया में था, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। He said, वो कहते हैं, I certainly couldn't play football, क्योंकि मैं निश्चित रूप से फुटबॉल नहीं खेलता था, और बेसबॉल, और ना ही मैं बेसबॉल खेलता था। With a team of one, क्योंकि मैं अकेला था अपने माँ बाप के, यानी अकेला बच्चा था, तो मेरे पास ऐसे कोई सहपाठी भी नहीं थे, कोई मित्र भी नहीं थे कि भाई मैं बेसबॉल खेल सकूं या फुटबॉल खेल सकूं, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको एक से ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत पड़ती है खेलने के लिए। तो इनका कहने का मतलब है क्योंकि मैं अकेला था अपने घर पे, तो और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे आसपास जिनके साथ मैं खेलता, तो ना ही तो मैं, मेरा इंटरेस्ट जो है वो, मैं ना ही तो फुटबॉल खेल सकता था और ना ही मैं बेसबॉल खेल सकता था, क्योंकि ये एक टीम गेम होता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, कि मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। अकेला था तो चीज़ों को इकट्ठा करना मेरे लिए आसान था, तो मैं क्या कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। सो ही डिड, और वैसा ही उन्होंने
किया भी। एंड डिड ही एवर, और उसको वो आगे ही बढ़ाते चले गए, यानी जो चीज़ें इकट्ठी करने का जो शौक उन्होंने पाला ये उन्होंने शुरू किया और ये आगे बढ़ता रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन होता है छोटे बच्चों का स्कूल। ये कहते हैं जब मैं छोटा बच्चा था उस समय से ही जो प्राइमरी स्कूल था उसी टाइम से मैंने अपनी ये जो हॉबी है, रुचि है, इसको डेवलप करना शुरू कर दिया था। और कैसे डेवलप किया था इसको हमने, कि मैंने बचपन से ही चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर लिया था, उनका संग्रहण करना शुरू कर दिया था। वो चीज़ें क्या थी वो देखेंगे हम। ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, और ये क्या इकट्ठी करते थे, ये बटरफ्लाइज को इकट्ठा करते थे, यानी तितलियों को पकड़ के उनको इकट्ठा करते थे। विद द सेम, इससे पहले हम एक बार इसके डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू करते हुए, और कलेक्टेड का मतलब होता है संग्रहण करना। तो कलेक्टेड, ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन, और उसी डिटर्मिनेशन के साथ में उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, कि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भाई अकेला हूँ और टीम गेम्स में नहीं खेल सकता, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा काम कर लेता हूँ जो अकेला कोई व्यक्ति कर सकता है। और मैंने चीज़ों को इकट्ठा करने की सोची, और सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ें इकट्ठी करी, उन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू करा, और इसके लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, और यही उनका दृढ़ निश्चय था जिसकी वजह से वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को, यानी गतिविधियों को आगे बढ़ा पाए। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी। किस तरह, पहले बटरफ्लाइज इकट्ठी करी, फिर उनको लगा कि मुझे अलग अलग तरह के पत्थरों को इकट्ठा करना चाहिए, तो उन्होंने अलग अलग रॉक्स को इकट्ठा किया, फॉसिल्स को इकट्ठा किया, एंड कॉइन्स को इकट्ठा किया। तो ज़मीन में मिलने वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो आसपास उपलब्ध थी और डिफरेंट थी, उनका उन्होंने संग्रहण करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पत्थरों को भी इकट्ठा किया, कॉइन्स को भी इकट्ठा किया, फॉसिल्स को भी इकट्ठा किया, इन सब चीज़ों को उन्होंने संग्रहण करना शुरू कर दिया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और ईगर का मतलब होता है उत्सुक, और जैसे जैसे वो चीज़ें इकट्ठी करने लगे उनकी उत्सुकता जो है वो बढ़ती गई। और ईगर का मतलब होता है आतुर और उत्सुक, और एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है खगोलविद। और इसी रुचि के साथ साथ में जो चीज़ें इकट्ठी करने का काम था वो एक उत्सुक खगोलविद में परिवर्तित हो गए, बनने लगे। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कई बार वो क्या करते थे, क्योंकि वो खगोलविद भी बन रहे थे, तो रात को बैठ के वो तारों को भी देखा करते थे। बहुत सारे तारे हैं, अलग अलग तरह के हैं, किस तरह की किसकी चमक है। तो गेजिंग एट स्टार्स का मतलब होता है रात को वो स्टार्स थे, रात को वो उन स्टार्स को भी बहुत ध्यान से देखा करते थे, जैसे कि एक खगोलविद करता है। From the first he had a driving curiosity along with a bright माइंड। सबसे पहले शुरुआत से ही ये जो बच्चा है ये बहुत ही ब्रिलियंट थे बचपन से ही, तो इनमें कोई भी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, तीव्र बुद्धि थे। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, स्टार गेजिंग का मतलब होता है तारों को निहारना। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी यानी बहुत ज़्यादा सशक्त होना, कोई काम के लिए एकदम रेडी रहना, अलर्ट रहना और डिटरमाइंड रहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, ब्राइट माइंड का मतलब होता है बहुत तेज़ दिमाग होना, तेज़ मस्तिष्क होना। He also had a mother who encourages his interest। उनकी एक माँ थी, माँ भी थी, माँ सभी की होती हैं, इनकी भी एक माँ है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनके जो इंटरेस्ट था, यानी जिस चीज़ में ये रुचि रखते थे उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इनकी मदर का रोल इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने उस बच्चे को मार्गदर्शन दिया और आगे से आगे जो आज इतने बड़े वो साइंटिस्ट बने उसमें उनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट। उनकी जो माँ थी उन्होंने प्रोत्साहित किया उनकी रुचियों को, कि उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो उसको मोटिवेट करती थी कि अच्छा है, जैसे तितलियाँ इकट्ठी करके लेके आता था वो, तो वो उससे बात भी करती थी, अच्छा क्या है, कैसी हैं। तो इस तरह से जो उसकी रुचि थी उसमें वो भाग लेती थी और उसे मोटिवेट करती थी। इंटरेस्ट इन लर्निंग, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो उनकी रुचि थी सीखने में, उसको वो आगे भी बढ़ाती थी और उसको अलग अलग तरह की यात्राओं पे, ट्रिप्स पे भी लेके जाती थी, जहाँ जाके वो अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, यानी अपने आप को और ज़्यादा उन चीज़ों को जान सकें, एक एक चीज़ को अपनी आँखों से देखें और उसका अनुभव ले सकें।
एंकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और ट्रिप्स का मतलब होता है यात्रा, और टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन। और इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने उसको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया, उन्हें वो सारी चीज़ें भी ला के दी जिनकी मदद से वो एकदम सूक्ष्म तरीके से एकदम ध्यान से उन चीज़ों को निरीक्षण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पे ले जाया करती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, और उन्होंने दूरबीन भी लाके दी, ताकि वो दूरबीन यानी दूर की चीज़ों को हम देखते हैं और वो हमें एकदम पास दिखाई देती हैं और एकदम बारीकी से हम उनको देख सकते हैं, वो होती है दूरबीन, जिसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। तो उन्होंने इसको टेलीस्कोप भी ला के दिया ताकि वो ध्यान से कोई चीज़ जिसके ऊपर भी वो स्टडी करना चाहें उसको वो ध्यान से समझ सकें। आगे चलते हैं। माइक्रोस्कोप, फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप्स, सूक्ष्मदर्शी होते हैं जो बिल्कुल जैसे कोई भी एकदम छोटी सी, मान लीजिए आपने एक छोटा सा प्याज का एकदम हल्का सा एक टुकड़ा लिया है और उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, और उसमें एक लेंस लगा होता है, उसके अंदर से देखते हो तो उस छोटे से टुकड़े के अंदर कितनी परतें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, वो बिल्कुल हमें एकदम साफ साफ दिखाई देता है। तो वो सूक्ष्मदर्शी जो होता है बिल्कुल सूक्ष्म, यानी छोटी सी छोटी चीज़ भी जो एकदम छोटी से पीस में जो हमने लिया है स्टडी करने के लिए, उसके अंदर क्या क्या है वो पूरा हमें उसमें दिखाई देता है। तो वो भी उन्होंने इसको ला के दिया, दूरबीन ला के दी, सूक्ष्मदर्शी ला के दिया, माइक्रोस्कोप, कैमरास ला के दिए ताकि वो फोटोज़ खींच सके, उनकी स्टडी कर सके पहले और बाद में जो भी चीज़ें उसने देखी हैं। माउंटिंग मटेरियल्स, माउंटिंग मटेरियल मतलब होता है और भी जो वस्तुएं होती है मरने वाली जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो स्टडी कर रहा हो किसी चीज़ के बारे में, वो सब चीज़ें भी उन्होंने उसको लाके दी। एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, इक्विपमेंट्स का मतलब होता है और भी उपेक्षित वस्तुएं जिसकी उनको ज़रूरत थी वो सब लाके दी, ताकि वो जिस भी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसमें किसी तरह की कमी ना आए और वो उसमें और ज़्यादा डीपली उसको स्टडी कर सके। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और भी अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने अपने बेटे की मदद करी ताकि वो अपनी स्टडी जो है, जो भी वो पढ़ रहा है, उसको वो और डीपली कर सके। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। अब ये उसकी मदर कहती हैं कि मैं ही उसकी एक साथी थी जब तक कि उसने वो स्कूल नहीं गया, तब तक उसके साथ मैं ही रहती थी घर पे और मैं ही उसकी एक साथी थी जो उसके हर काम में उसकी मदद करती थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, ओनली कंपेनियन यानी एक खाली मैं ही उसकी साथी थी, अंटिल जब तक कि उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक। आफ्टर दैट, उसके बाद में, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं उसके बाद में उसके जो दोस्त हैं उनको भी घर पे ले आया करती थी ताकि उसको दोस्तों से भी थोड़ी जान पहचान रहे। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात के समय जब हम दोनों माँ बेटे अकेले हुआ करते थे तो हम लोग बातचीत करते थे उन सब चीज़ों के बारे में जो भी उसने स्टडी करी है। तो बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, सब चीज़ें हम साथ में किया करते थे, माँ और बेटा दोनों। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर, रिची, वो अपने बेटे को शॉर्ट में रिची बोलती हैं और वो कहती हैं कि रिची ही मेरा पूरा जीवन था जब उसके पिताजी के डेथ होने के बाद में। तो इसीलिए कहा है कि ये दोनों माँ बेटे जो हैं वो साथ में टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि उसका फादर जब एक्सपायर हो गया उसके बाद में। रिची वॉज माई होल लाइफ, यानी मेरा बेटा रिची ही मेरी पूरा संसार था, पूरा जीवन था, ये उनकी मदर कहती हैं। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उनकी फादर की डेथ हो गई उसके बाद में। व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, और उनके फादर की डेथ कब हुई, जब रिची 3री कक्षा में था तब उनके फादर की डेथ हुई थी। ये आप नोट कर लीजिए कि रिची के फादर कब एक्सपायर हुए थे, कि जब वो 3री क्लास में था तभी उसके फादर की डेथ हो गई और उसके बाद में उसकी माँ जो है वो और भी ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग गई और वो कहती हैं वही मेरी दुनिया था और मैं उसको हर चीज़ से सपोर्ट करने की कोशिश करती थी। जो भी वो काम करता था, जो भी वो सीखना चाहता था, मैं हमेशा उसके लिए आगे से हर चीज़ की व्यवस्था करके रखती थी ताकि वो और अच्छा अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही दृढ़ निश्चयी बच्चा था, दिमाग भी उसका बहुत तेज था। ओनली कंपेनियन यानी एकमात्र साथी, अंटिल यानी निर्दिष्ट समय तक, यानी उस समय तक जब तक हम कह सकते हैं, होल लाइफ यानी पूरा जीवन। आगे देखते हैं।
शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। अब वो कहती हैं मैं और मेरा बेटा हम लोग ऑलमोस्ट अपना जो समय है मतलब अधिकतर जो समय है वो खाना खाते टाइम डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग रूम में हम एक साथ अपना समय स्पेंड करते थे, यानी व्यतीत करते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। और मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती थी कि अगर उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए तो मैं कुछ चीज़ें उसके लिए ढूंढ के रखती थी ताकि वो उसमें अपना दिमाग लगा सके, उनको कर सके। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कुछ भी नहीं होता था करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल, ऐसा कोई काम नहीं है कि भाई फिजिकल वर्क करना हो, कोई चीज़ उठा के ले जानी हो इधर से, ऐसा कुछ नहीं, कोई काम ऐसा जिसमें उसका इंटरेस्ट था। वर्क बट लर्निंग थिंग्स, यानी कोई फिजिकल काम नहीं, यानी कोई शारीरिक काम नहीं ढूंढती थी, बल्कि कोई ऐसा काम बताती थी उसको जिससे कि वो कुछ सीखे। बट लर्निंग थिंग्स, जिससे कि वो कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती हैं, ही लाइक्ड इट, और उसको वो बहुत अच्छा लगता था जो भी मैं उसको काम बता देती थी कि बेटा तुम ये कर लो, इस चीज़ से वो नई चीज़ें सीखता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि वो सीखना चाहता था, इंटेलिजेंट बच्चा था, क्यूरियस था, डिटरमाइंड था, यानी बुद्धिमान था, जिज्ञासु था और दृढ़ संकल्प था। तो कुछ भी उसको बताते थे जिसमें उसको कुछ सीखने को मिलता था तो वो उसको ज़रूर करता था। और ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो और भी ज़्यादा सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वो इसी तरह से आगे वो सीखता जा रहा था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उसको विद्यालय में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त होते थे। टॉप ग्रेड्स यानी बहुत अच्छे अंक, ऊपर जो बच्चे रहते हैं पढ़ाई में उस तरह के उसको अंक प्राप्त होते थे। स्पेंड का मतलब होता है समय बिताना, फिजिकल वर्क का मतलब होता है शारीरिक काम, और अर्न टॉप ग्रेड्स यानी शीर्षस्थ श्रेणी प्राप्त करना। जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं ये टॉप ग्रेड्स होते हैं, वो ही उसको मिलते थे। किड का मतलब होता है बच्चा। On everyday things he was just like every other kid, his mother said. और on everyday things, रोज़मर्रा के जो काम होते थे वो वैसे ही करता था जैसे he was just like every other kid, his mother said. और रोज़मर्रा के जो काम है जैसे हर आम बच्चा करता है वैसे ही वो कहती हैं कि मेरा बेटा भी करता था। By the time he was in the school grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. See the following box. By the time he was in second grade, अब हमने देखा कि जब वो थर्ड क्लास में था, तीसरी क्लास में था, तब उसके फादर एक्सपायर हुए थे। ये उससे पहले की बात है, जब वो सेकेंड क्लास में था तब उसने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी वो देखिए आप। By the time he was in the second grade, यानी कि जब वो सेकेंड क्लास में था, Ebright had collected all 25 species of butterfly. उसने तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था, यानी 25 प्रजातियां थी जिनके बारे में वो जानता था। किसकी? तितलियों की। और अगर एक सेकेंड क्लास के बच्चे को देखा जाए तो उसे तितली के अलावा, नाम के अलावा और कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन ये बच्चा देखिए कितना लर्नेड था, कितना ज़्यादा जिज्ञासु था, और इसने सिर्फ सेकेंड क्लास में 25 प्रजातियां जो हैं उनकी खोज ही कर डाली थी कि तितलियों की 25 प्रजातियां हैं, हर एक के बारे में वो जानता था सेकेंड क्लास में ही। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो भी उसको उसके कस्बे के आसपास मिली उनमें से 25 प्रजातियां तो वो ढूंढ ही चुका था। सी द फॉलोइंग बॉक्स, अब आपको एक बॉक्स दिखाऊंगी मैं जिसके अंदर पूरी उन बटरफ्लाइज के बारे में, तितलियों के बारे में बताया हुआ जो उसने खोजी। स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, तितलियों की प्रजातियां। तो देख लेते हैं हम वो टेबल भी एक बार। ये देखिए, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। जब वो पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई कर रहे थे, सेकेंड क्लास में थे, तो 6 हफ्तों में ही उन्होंने इतनी सारी 25 प्रजातियां तितलियों की जो हैं उनके बारे में पता लगा लिया था। अब ये सारे के सारे नाम हैं, अगर आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
और 25, टोटल देखिए 25 प्रजातियां वो ढूंढ चुका था। इनको आप स्टडी कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे। That probably would have been the end of my butterfly collecting। अब वो कहते हैं कि शायद ये जो probably का मतलब है लगभग निश्चित रूप से अब ये मेरा जो बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने का जो काम था, यानी तितलियों को जब इकट्ठा करने का काम था वो पूरा हो चुका था। He said, उसने कहा, but then, अब वो कहते हैं कि भाई तितलियां इकट्ठी करनी थी 25 प्रजातियां तो मैं कर चुका, जो भी मेरे आसपास थी सारी की सारी मैंने ढूंढ ली। अब वो कहते हैं कि अब तो मेरे पास और कोई बटरफ्लाइज कलेक्शन के बाद में कोई काम ही नहीं बचा। ही सेड, वो कहते हैं, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक। फिर उनकी माँ उनके लिए एक किताब लेके आई, बच्चों की किताब, जिसका नाम था कॉल्ड, यानी जिसको कहा जाता था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। यानी मोनार्क भी एक तरह की तितली है, उसकी यात्रा, यानी मोनार्क की जो है अ ट्रेवल ऑफ मोनार्क, यानी मोनार्क जो है उसका जीवन चक्र कैसे चलता है, जैसे कब अंडा होता है, फिर उसमें से किस तरह से कैटरपिलर निकलता है, प्यूपा होता है, पूरा का पूरा, और फिर वो वापस मोनार्क तितली बन जाती है। इसके ऊपर उसमें पूरा उसका जीवन चक्र था तितली का एक का, जिसका नाम था मोनार्क। तो उनकी मदर ने, क्योंकि उनको तितलियों में इंटरेस्ट था, तितलियों की उन्होंने प्रजातियां ढूंढ ली, तो मदर ने उनको एक किताब ला के दे दी जिसमें एक पर्टिकुलर मोनार्क नाम की जो तितली है उसके बारे में, उसका पूरा जीवन चक्र कैसी होती है, क्या खाती है, कौन से जानवर होते हैं जो इनका शिकार करते हैं, सब कुछ उस बुक में था। और किस तरह से पूरा जीवन चक्र चलता है, यानी अंडे से किस तरह से वो मोनार्क तितली वापस पूरी तितली में परिवर्तित होती है, इन चीज़ों की स्टडी के लिए उन्होंने उसको वो किताब लाके दे दी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जिसका नाम था। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America। और उसी किताब ने उनको ये भी बताया कि मोनार्क नाम की जो ये तितलियां होती हैं वो किस तरह से, दैट बुक, वो किताब, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट, उसी किताब ने उनको इस चीज़ की शिक्षा भी दी कि किस तरह से ये जो तितलियां हैं वो माइग्रेट करती हैं, यानी दूसरी जगह चले जाती हैं अपनी जगह को छोड़ के, टू सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में किस समय पे जाती हैं, यहाँ से ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और इस चीज़ ने ओपन यानी खोल दिया एक नया संसार उस छोटे से वैज्ञानिक बच्चे के लिए, उसकी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के लिए। अ यंग कलेक्टर, छोटा सा बच्चा जो तितलियां इकट्ठी करता था, उसने 2 साल की उम्र में ही 25 प्रजातियां तितलियों की ढूंढ ली। उसके बाद में 3 साल की उम्र में उसके फादर भी एक्सपायर हो गए। अब जब तितलियों का कलेक्शन ख़त्म हो गया तो उसकी माँ ने उसको एक किताब ला के दी मोनार्क तितली के बारे में, कि किस तरह से पूरा जीवन चक्र था उस मोनार्क तितली का उसमें। और ये भी बताया था कि ये जो मोनार्क तितलियाँ हैं ये अपनी जगह से छोड़ के आगे किस तरह से दूसरी जगह चले जाती हैं, यानी कि सेंट्रल अमेरिका में वो कब माइग्रेट करती हैं, यानी प्रवासन करती हैं। पक्षियों में ऐसी एक हैबिट होती है कि कुछ समय वो एक जगह रहते हैं और फिर जब वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा विपरीत होने लगता है, उनके अकॉर्डिंग नहीं रहता, तो वो माइग्रेट कर जाती हैं, यानी प्रवास कर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ समय वहाँ रहती हैं, जब तक यहाँ का मौसम वापस ठीक नहीं हो जाता तब तक जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। तो इसको बोलते हैं माइग्रेट करना, यानी अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना और फिर दूसरी जगह से वापस वो आ भी जाती हैं और कई बार वहीं रह भी जाती हैं। तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन, यानी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो ये जो मोनार्क जो तितलियाँ थी ये किस तरह से सेंट्रल अमेरिका की तरफ प्रस्थान करती थी उसके बारे में उस किताब में पूरी जानकारी थी। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations। और अब ये जो किताब थी ये इसके पूरी ख़त्म होने के बाद में किताब के लास्ट में जिन बच्चों ने भी ये पढ़ी हो उनके लिए एक नोट भी लिखा हुआ था एट द एंड ऑफ द बुक, यानी किताब के आखिर में रीडर्स वर इन्वाइटेड, कि जिन लोगों ने भी ये किताब पढ़ी है उनको आमंत्रित किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, ताकि वो लोग भी ये जो बटरफ्लाइज हैं ये किस तरह से माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी उस किताब को पूरा पढ़ने के बाद में पूरी जानकारी बच्चों को मिल गई कि ये जो बटरफ्लाइज हैं मोनार्क ये एक जगह से सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती हैं। तो अगर आप
इस स्टडी में भाग लेना चाहते हो, क्योंकि यंग साइंटिस्ट होंगे जो बच्चे इसको पढ़ेंगे, और अगर वो क्यूरियस हुए और इसमें अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, अपनी हेल्प करना चाहते हैं इस स्टडी को आगे बढ़ाने में, बटरफ्लाई माइग्रेशंस की जो स्टडी हो रही है कि क्यों माइग्रेट करती हैं ये तितलियां एक जगह से दूसरी जगह, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च। उनको ये कहा गया था कि आपके यहाँ पे जो भी मोनार्क जो तितलियां हैं उनको आप टैग करोगे, यानी उन पे एक चिप्पी चिपकाओगे अपने नाम की, और फिर देखोगे कि वो उस पर लिखोगे कि जिसको भी ये तितली कहाँ पहुँचती है, अगर कोई इसको देखता है तो वो उस पे नाम देख के आपको बताएगा कि अब ये जो तितली है वो माइग्रेट होके इस जगह पे आ गई है। उस पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ होगा चिप पे। तो दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उगर्ट। ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने इस बच्चे को बहुत हेल्प करी है आगे अपने एक वैज्ञानिक बनने में। तो इन्होंने वो जो किताब थी उसमें ये नोट छोड़ा हुआ था कि अगर कोई इस रिसर्च में भाग लेना चाहता है बच्चा, बटरफ्लाइज की रिसर्च में, तो उसके एरिया में जो भी मोनार्क नाम की जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं, उन पे वो अपने नाम की चिप छोड़ सकता है, और हम देखेंगे कि कितने समय बाद में वो कहाँ पहुँचती है, कितनी दूर पहुँचती है, और उस पर जो चिप लगी हुई होगी उस पर लिखा हुआ होगा कि अब आप ये यहाँ से आई हुई तितली है, अब कहाँ पहुँची उसकी आप हमें जानकारी दे दें, तो पता चलेगा कि कहाँ से आई और कहाँ पहुँची। तो ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उगर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये खुद जो हैं ये एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के। और ये कहाँ पर है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो? ये कनाडा में है। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उगर्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू। और फिर जब इसके बारे में उन्होंने अपनी मदर को बताया होगा, क्योंकि वो अपनी मदर से हर चीज़ डिस्कस करते थे, तो उनकी मदर ने फिर डॉक्टर उगर्ट को उन्होंने पत्र लिखा, एंड सून एब्रेट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू। और इसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से जो एब्रेट है उन्होंने इसमें भाग लिया और टैग लगाने शुरू कर दिए वहाँ जो तितलियाँ थी मोनार्क उन पे। उससे पहले देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। रीडर का मतलब होता है पाठक, इनवाइटेड का मतलब होता है निमंत्रित करना, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन, अटैचिंग का मतलब होता है लगाना कोई भी चीज़, एडहेसिव यानी चिपकाने वाली कोई भी वस्तु, और टैग्स यानी चिप्पी लगाना। तो इन तितलियों पे चिप्पी लगानी उसने शुरू कर दी थी। विंग्स ऑफ मोनार्क्स, और कहाँ लगाते थे वो उन चिप्पियों को? वो जो पंख होते थे उन तितलियों के उस पे वो लगा देते थे। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उगर्ट। और किसी को भी वो बटरफ्लाई जब मिलेगी आगे और कोई उसको पकड़ेगा, इन्हीं की तरह कोई जिज्ञासु बच्चा होगा, साइंटिस्ट होगा, और वो चिप्पी देखेगा, तो उसको ये कहा गया था कि आप इसको मिस्टर उगर्ट जो डॉक्टर हैं उनको भेज दें, उनको बता दें कि ये जो बटरफ्लाई है अब ये यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो इस स्टडी में ये बच्चे हेल्प कर पाएंगे। तो एब्राइट ने भी करना शुरू कर दिया। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। और ये जो तितलियों को जो इकट्ठा करने का जो काम था, बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कि इसका जो एक सीज़न था, जो एक ऋतु थी, अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक, ये लगभग 6 हफ्तों की ही होती थी इन लास्ट समर। और कब ये दिखाई देती थी? जब समर का जो आखिरी टाइम होता था, यानी गर्मियों का जो आखिरी समय होता था, उसके जो 6 वीक होते थे उसमें ही ज़्यादा ये मोनार्क जो तितलियां हैं ये दिखाई देती थी। तो वो स्टडी उसी टाइम की जा सकती थी कि वो चिप्पी लगा के उन पे छोड़ दें। सी ग्राफ बिलो, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। और वो कहते हैं कि अगर आप एक एक करके इन को पकड़ना शुरू करोगे चिप्पी लगाने के लिए तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तितलियां हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं एक एक तितली को तो पकड़ के ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं पूरा का पूरा एक झुंड जो है इन तितलियों का, वो इनको अपने यहाँ पर ही उसको पैदा करना शुरू कर दूं। यानी तितलियों के जो अंडे हैं उनसे मोनार्क तितलियां जो हैं उनको ही खुद ही पैदा करना शुरू कर दूं, जो बहुत सारी संख्या में होंगी, तो कुछ ना कुछ तो आगे पहुंचेंगी और स्टडी में हेल्प हो पाएगी। विंग्स का मतलब होता है पंख, टैग्ड बटरफ्लाई यानी चिप्पी लगाना तितली के ऊपर, बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन यानी तितलियों को संग्रहण करने का जो सीजन है वो मौसम है। लास्ट 6 वीक्स यानी 6 हफ्तों तक जारी रहती है ये चीज़। लेट समर यानी ग्रीष्म ऋतु के अंत के
निकट के समय, और रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज यानी तितलियों के झुंड का पालन पोषण करना। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ये स्टडी कि मैं एक एक तितली को पकड़ूं और उस पर टैग लगाऊं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो सीज़न है, जिस सीज़न में ये जो लास्ट के 6 वीक्स में सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं, वैसी स्थिति मैं अपने यहीं पर ही एक डेवलप कर लूँ और इन तितलियों को यहीं पैदा करने के लिए कुछ करूँ। तो ही वुड कैच अ फीमेल monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle। अब वो कहता है, सोचता है कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो मादा मोनार्क है उसको पकड़ लेता हूँ, टेक हर एग्स, और उसके वो जो अंडे देती है उन अंडों को लेता हूँ, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और मेरा बेसमेंट जो है घर के अंदर जो नीचे जो तलघर होता है उसको बेसमेंट कहते हैं, वो कहता है, और उसमें मैं इन अंडों को डेवलप करना शुरू कर देता हूँ थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और मैं देखता हूँ कि किस तरह का जीवन चक्र इन अंडों से शुरू होता है, कैसे तितली बनती है। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर। अब देखिए, इसको आप याद रखिएगा, सबसे पहले अंडे होते हैं, अंडों से इली निकलती है, वो कैटरपिलर निकलता है, उससे फिर प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद में वो एडल्ट बटरफ्लाई यानी पूरी बटरफ्लाई बन जाती है। तो 1 2 3 4 स्टेजेस होती हैं। एग होता है, उसके बाद कैटरपिलर बनती हैं, फिर वो कैटरपिलर से बड़ा होकर प्यूपा का रूप लेता है, और प्यूपा से वो वापस तितली बन जाता है। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि मैं इसकी स्टडी करूँगा। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर उसके पास बहुत सारी मोनार्क बटरफ्लाइज उसके बेसमेंट में ही होंगी, तो उनके ऊपर वो टैग लगा के उनको उड़ा देगा, छोड़ देगा। For several years his basement was home to thousands of monarchs, और काफ़ी सालों तक वो इन तितलियों के ऊपर रिसर्च करते रहे, और उनका जो तलघर था वो इन बटरफ्लाइज से भर चुका था। For several years, काफ़ी सालों तक his basement, उनका जो तलघर था, was home to the thousands of monarchs, ये बहुत हज़ारों की संख्या में मोनार्क तितलियाँ थी, उनका घर बन चुका था। इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि अलग अलग स्टेजेस में जो उनका विकास हो रहा था वो देखा जा सकता था। एग्स भी थे, कैटरपिलर भी थे, और प्यूपा भी थे, और उसके बाद में वो पूरी डेवलप हुई हुई तितलियां भी थी। तो बेसमेंट मतलब होता है भूमिगत मंजिल, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, और एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। तो नंबर एंड काइंड ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, 6 हफ्तों में उन्होंने कौन कौन सी बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया, कौन कौन सी तितलियों को इकट्ठा किया। गॉसैमर विंग्ड, वुड निम्फ्स एंड स्टाइरस, ब्रश फूटेड, वाइट्स एंड सल्फरस, मोनार्क और स्नाउट, ये अलग अलग तरह की उन्होंने तितलियां इकट्ठी करी, और उनके अंडे भी लिए, और उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी भी किया, और ये उन्होंने 6 हफ्तों तक किया। तो देखिए, इस तरह से उन्होंने, क्योंकि जब तितली पकड़ी तो वो एक ही तितली तो पकड़ी नहीं गई, बहुत सारी अलग अलग तरह की तितलियां पकड़ी गई। तो देखिए, उन्होंने 1 2 3 4 5 6 तरह की अलग अलग तरह की जो तितलियों की जो प्रजातियां हैं कह सकते हैं, उनको पकड़ा, जिसमें मोनार्क भी शामिल थी, और 6 हफ्तों तक पूरा उनको स्टडी भी किया। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और इवेंचुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, अंत में वो कहते हैं आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट, मेरा जो रुचि है वो मैं ख़त्म करने लग गया, किसमें, इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इन बटरफ्लाइज को टैग करने में मेरी रुचि जो है वो ख़त्म होने लग गई। इट्स टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, टेडियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उबाऊ, वो कहते हैं बहुत थका देने वाला सा काम था, काफ़ी सालों से मैं कर रहा था और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, फीडबैक मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा था। बिगिन टू लूज इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी खोना शुरू कर देना। एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और उसका कोई खास रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। एब्राइट सेट, एब्राइट कहते हैं, इन ऑल द टाइम आई did it he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured। अब वो कहते हैं in all the time I did it, कि पूरे समय, जितने समय तक मैंने ये पूरा काम किया, उन तितलियों को पकड़ा भी, और उनको अपने बेसमेंट में उन अंडों से उन तितलियों को डेवलप भी किया, उन अलग अलग तरह की तितलियों की लाइफ साइकिल को भी स्टडी किया, और फिर जब वो पूरी मोनार्क तितलियाँ जब बटरफ्लाई बन गई, यानी वो खूबसूरत जब तितलियाँ बन गई मोनार्क की, तो मैंने उन पर टैग भी लगाया और उनको छोड़ा भी। only 2 butterflies I had टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, जितनी बटरफ्लाइज उन्होंने छोड़ी थी उनमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई जो हैं वो किसी को मिली, और उनका पता चला, वो रिकैप्चर की गई, यानी पुनः उनको पकड़ा गया, किसी ने उनको पकड़ा और वो पहुंची। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो कहते हैं कि जहाँ मैं रहता था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गई थी वो तितलियाँ, सिर्फ 75 मील की दूरी तक ही
2 तितलियों को ही पकड़ा गया, बाकी उनका तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई और उनके बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली। तो इतनी मेहनत करी और रिजल्ट जो था वो कुछ भी नहीं था। तो उनका कहना है कि अब मैं इस काम को पसंद नहीं करा था, मैं इससे बोर हो गया था, मैं इसमें इंटरेस्ट खोने लग गया था क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं था और बहुत थकाने वाला और उबाऊ ये काम था। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने कौन सी स्टडी करी, किस तरह से उन्होंने तितलियों को पकड़ा और इसमें उनको सफलता मिली या नहीं मिली। तो आखिर में वो कहते हैं कि मैं इस काम से बोर हो गया। तो बच्चों हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे कि इसके बाद फिर उन्होंने क्या नया रोमांचक काम किया, क्या नई खोज करी। बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये चैप्टर। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।